हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। मेरा नाम है प्रांजल और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से MPS 001 यानी कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो आपका इग्नू का MA सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये है दोस्तों पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं पार्ट 1 को। इस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ये हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी, इसको डिस्कस करवाया था। तो जिन्होंने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 भी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये PDF चाहिए है जिसमें कि मैंने इंग्लिश में यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ताकि दोनों जो है दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों को बेनिफिट हो पाए, हिंदी भी इंग्लिश भी, तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यूज करी है आंसर को लिखने के लिए, आप देख सकते हैं। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं इस PDF को, जिसमें कि हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है यार, आपने आज तक भी एग्जाम दिए होंगे, आपको पता है कि मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में से। ठीक है, तो उसका ही सेट बना रखा है 25 क्वेश्चंस का, और आपको एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये 5 क्वेश्चन तो आपके इसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी स्टडी करनी है, टू द पॉइंट स्टडी करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप बाय कर सकते हैं PDF को जस्ट एट ₹99। जो लिंक है इस PDF का 25 क्वेश्चन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले में ही देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा टू बाय द लिंक, टू बाय द PDF, क्लिक, और उस लिंक में जाके आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो पाएगा, आपको ये PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस करने वाले हैं, वो है व्हाट इज इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, और इंडियाज मेजर टू टैकल टेररिज्म, और किस तरीके से इंडिया जो है ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए या इसको नाश करने के लिए आतंकवाद का क्या स्टेप इंडिया ने उठाए हुए हैं। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पर हम पहले टेररिज्म समझेंगे कि आखिर जो ये वर्ड है टेररिज्म, ये होता क्या है। उसके बाद समझेंगे पूरा इंटरनेशनल टेररिज्म को, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे क्या ऐसे मेजर्स उठाए गए हैं जिससे कि टेररिज्म को समाप्त किया जा सके, क्योंकि टेररिज्म जो है ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री से कन्फाइंड नहीं है। तो क्योंकि इंडिया भी तो ग्लोबली जुड़ा हुआ है, तो ये जो ग्लोबल जो सॉल्यूशंस हैं वो इंडिया के लिए भी लागू होंगे, और साथ ही हम इंडिया के खुद के एक्शंस भी देखेंगे जिससे कि टेररिज्म को काउंटर करा जा सकता है। ठीक है, तो इतना सब इस आंसर में देखेंगे हम। तो एक बार आराम से आप देखना, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आराम से कंप्लीट देखना। अब देखो, टू द पॉइंट स्टडी हम कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैं चाहता तो 30 मिनट में ही आपको सारा का सारा बता सकता था, कम से कम 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करा लेते, लेकिन ऐसा आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने पूरा आंसर लिखना है। आपको लगभग 4-5 पन्ने का आंसर वहाँ पर लिखना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो उसको एकदम छोटा बता के कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा लेंदी वीडियो जरूर होगी, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होगी, और आप टू द पॉइंट वहाँ पर एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए थोड़ा आप शांति से बैठ के एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी दी है, और आप उसी के बेसिस पे हमने टेररिज्म की डेफिनेशन जो बनाई है वो ये है, किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यदि अपनी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल गोल को पूरा करने के लिए यदि हिंसा का सहारा लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं दोस्तों। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों कि यदि किसी के इकोनॉमिकल गोल हैं, कोई इकोनॉमिकल कुछ चाहत है उसकी, या पॉलिटिकल गोल हैं, पॉलिटिकल चाहत है, या आइडियोलॉजिकली अपनी बात को मनवाने के लिए यदि कोई हिंसा का सहारा लेता है, तो वो क्या है, टेररिज्म है। सिंपल सी डेफिनेशन दोस्तों। अब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे आप देखेंगे JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में क्या केस था दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे वहाँ के, जो कि आतंकवाद को फैला रहे थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाना, इंडिया का मतलब कोई भी हस्तक्षेप जम्मू एंड कश्मीर पे ना रहे, ये चाहते थे वो। एक इस्लामिक स्टेट की तरह उसको डिजर्व कर रहे थे वो, और इसके लिए वो क्या, ठीक है, तो ये उनके पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल था
कि इस्लामिक स्टेट की तरह जम्मू कश्मीर को तैयार करना और एक ऑटोनॉमस यानी इंडिया से बाहर कर देना जम्मू कश्मीर को, ये उनका पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल था। और क्या वो इसके लिए वायलेंस का सहारा ले रहे थे? हाँ, अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर का केस तो कितनी सारी हिंसाएं वहां पर हुई हैं। तो वो क्या एक टेररिज्म था? हाँ, टेररिज्म था वहां पर, जिसको कि अभी हटा दिया गया है सरकार के बोल्ड स्टेप से। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको ही टेररिज्म कहते हैं। तो वहां पर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल को पूरा करने के लिए जो हिंसा फैलाई गई थी वही आतंकवाद है। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में ऐसा होता है कि हिंसा फैलाई जाती है तो वो क्या है? आतंकवाद है। अब बात कर लेते हैं, ये तो सिंपल हमने आतंकवाद को समझा, अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म को समझते हैं। ठीक है, तो वही सेम डेफिनेशन रहेगी, यानी एम और गोल को पूरा करने के लिए हिंसा के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को डराने का कार्य किया जाए, जिससे प्रभावित होकर कोई भी सरकार अपनी पॉलिसीज को बदल दे, उसी को इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जो जम्मू कश्मीर की अभी हमने एग्जांपल लिया, जम्मू कश्मीर में जो हिंसा हो रही थी दोस्तों, उससे कौन प्रभावित हो रहा था? उससे प्रभावित हो रहे थे आपके भारत के लोग, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर उसी स्टेट के लोग तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर हमारा एक पार्ट ऑफ इंडिया है, तो इंडिया के किसी भी हिस्से में हिंसा होगी तो इससे पूरे देश के लोगों में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? तो एक ये क्या था, एक कंट्री में टेररिज्म हो रहा था। ठीक है, इंडिया का टेररिज्म था, ये इंडिया में टेररिज्म देखने को मिल रहा था। लेकिन यदि किसी चीज को लेके पूरे इंटरनेशनली लोगों को डराने का कार्य किया जाए, ठीक है, विश्व की सरकारों को हिला दिया जाए आतंकवाद के सहारे से, तो उसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म आप देख लेंगे, बहुत सारी अलकायदा वगैरह, आईएसआईएस जो ये ग्रुप हैं, आईएसआईएस, अलकायदा, ये क्या है दोस्तों? ये एक ही कंट्री में एक्टिव नहीं है, ये हर देश में आतंकवाद फैलाते हैं। तो इससे क्या होता है? विश्व के लोग सब परेशान हैं, किसी भी देश को पता नहीं कि कब उनके देश में अटैक हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही एक आतंकवाद इन्होंने, मतलब कि इंटरनेशनल एक्टिव ग्रुप यदि आतंकवाद फैलाते हैं तो उसी को इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं। अब इंटरनेशनल टेररिज्म का एक एग्जांपल आप समझ सकते हो 2011 में, यानी कि सितंबर 2011, जिसको कि 9/11 का हमला भी कह सकते हैं। न्यूयॉर्क में इन्होंने हमला कर दिया था आतंकवादियों ने। ठीक है, और न्यूयॉर्क में कहां पर किया था? WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। पूरे अमेरिका को दहला दिया था ओसामा बिन लादेन, आपको याद होगा। तो अमेरिका ने फिर उसी के बाद जो है अमेरिका ने एक बोल्ड स्टेप उठाया टुवर्ड्स टेररिज्म। उससे पहले अमेरिका इतना सीरियसली इस टेररिज्म को लेता नहीं था, क्योंकि टेररिज्म से उस समय एशिया के देश प्रभावित थे, हमारे ईस्ट के देश प्रभावित थे। वेस्टर्न कंट्रीज को अधिक नुकसान नहीं झेलना पड़ा था, या वेस्टर्न कंट्रीज ने उस समय तक टेररिज्म को सहा ही नहीं था या देखा ही नहीं था। तो उस समय ईस्ट की अमेरिका टेररिज्म को पता था कि ये कंट्री के लोगों की ही प्रॉब्लम है। यानी कि यदि इंडिया में टेररिज्म यानी आतंकवाद बढ़ रहा है तो अमेरिका का इससे पहले 2011 से पहले स्टैंड ये था कि ये भारत की सरकार के कारण ऐसा हो रहा है। इस तरीके का स्टैंड अमेरिका लेता था। लेकिन जब 2011 में इनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब हमला हुआ न्यूयॉर्क में सितंबर 2011 में, तब इन्हें पता चला कि नहीं, आतंकवाद तो है। तब इन्होंने जो है ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और ओसामा बिन लादेन को काउंटर अटैक में मार डाला। आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों की जान भी इस में गई थी इस टेररिज्म अटैक में, WTC में जो अटैक हुआ था ट्रेड सेंटर में, तो आपको पता ही होगा ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडिया की क्या डेफिनेशन है। हर एक देश देता है आतंकवाद को परिभाषा, तो इंडिया ने भी 2008 में ये परिभाषा दी, जब इंडिया में आतंकवाद के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी गई, जो कि 8वीं रिपोर्ट थी जो आतंकवाद पर जारी की गई थी, जो कि 8th रिपोर्ट ऑन टेररिज्म थी। उसमें इंडिया ने डिफाइन किया टेररिज्म क्यों, कि यदि किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि पब्लिक को डराने का प्रयत्न करता है, या प्राइवेट, यहां पर लिख देना, प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान या क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, तो उसको आतंकवाद कहेंगे। ठीक है, अब काम तो वही है कि इकोनॉमिकल गोल होगा या किसी का पॉलिटिकल एम होगा, उसको पूरा करने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन यदि लोगों को डराने का काम करती है, पब्लिक को डराने का काम करती है, पब्लिक पे अत्याचार करती है, या
प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करती है तो वो आतंकवाद की परिभाषा में उसको रख दिया गया था। और ये कब परिभाषा दी थी भारत ने दोस्तों? 2008 में। ये इंडिया के द्वारा दी गई परिभाषा थी। इंडिया ने इसमें पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रॉय करने को भी आतंकवाद करार दिया था। अब देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत कि टेररिज्म के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो कुछ प्रकार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल टेररिज्म, यानी कि राजनीतिक आतंकवाद। अब हमने अभी देखा कि पॉलिटिकल एम होते हैं लोगों के, और उस पॉलिटिकल एम को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा यदि लिया जाए तो उसी को पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे नक्सलवाद फैला रहता है, ठीक है, कुछ जिलों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन जिलों में, इन राज्यों में नक्सलवाद फैला हुआ है, ठीक है, नक्सलवादी हैं। तो वो नक्सलवादी अगर आप देखोगे या माओवादी अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कम्युनिस्ट बने, ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को प्रमोट करते हैं माओइस्ट, ठीक है, माओइस्ट नक्सलवादी हैं, माओइस्ट हैं, ये क्या कम्युनिज्म को प्रमोट करते हैं। और आप देखोगे कि ये शासन प्रशासन के नियम को नहीं मानते हुए अपनी खुद की सरकार वहां पर बनाने की, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का प्रयास करते हैं नक्सलवादी। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एम है उनका कि कम्युनिज्म आए, डेमोक्रेसी हट जाए, कम्युनिज्म आए। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं। यदि किसी पॉलिटिकल एंड को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाए तो उसको पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है रिलीजियस टेररिज्म। रिलीजियस टेररिज्म आपको बार बार वर्ल्ड काफ़ी सुनने को मिलता है, दैट इस्लामिक आतंकवाद, ठीक है। तो क्या रहता है इस्लामिक आतंकवाद? मतलब कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए या उसको फैलाने के लिए यदि हिंसा का सहारा लिया जाए तो वो जो है रिलीजियस टेररिज्म में आता है। या यदि आप देखोगे कोई दो कम्युनिटीज़ हैं, वो कम्युनिटीज़ यदि रिलीजियस के नाम पर हिंसा फैलाती हैं किसी भी देश में, किसी भी रीजन में, तो वो भी रिलीजियस टेररिज्म के अंतर्गत आता है। थर्ड है दोस्तों क्वासी टेररिज्म। अब क्वासी टेररिज्म क्या होता है दोस्तों? ऐसा टाइप का आतंकवाद जिसमें हिंसा का प्रयोग तो होता है किंतु वो हिंसा लोगों को डराने के लिए नहीं होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी स्ट्राइक्स होती हैं, आंदोलन होते हैं बहुत सारे जो कि हिंसक आंदोलन हो जाते हैं, ठीक है, जो कि एक हिंसक रूप ले लेते हैं कुछ आंदोलन। बहुत सारे देशों में आपने देखा गया है यदि सरकार को व्यक्ति या कोई भी जो आप जैसे देख लेंगे, हमारे पुराने भी एग्जाम्पल देख लेंगे बिफोर इंडिपेंडेंट भी, कि ब्रिटिश सरकार को जब जनता प्रेशर डालती थी काफ़ी ज़्यादा और ब्रिटिश सरकार यदि बात को नहीं मानती थी तो मजबूरन हमारे किसानों के द्वारा या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे ट्राइब्स सोसाइटी जो थी, उनके द्वारा कई बार आंदोलनों ने हिंसा का रूप ले लिया, यानी कि आंदोलन हिंसक हो जाते हैं कई बार। तो ये हिंसक तो होते हैं लेकिन इनका गोल किसी पब्लिक को डराना नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट को प्रेशर डालने के लिए हिंसक हो जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? क्वासाई टेररिज्म कहते हैं, क्योंकि हिंसा तो रूप लिया। तो जैसे ही कोई भी आंदोलन या कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन यदि हिंसक हो जाए, चाहे उसका एंड गोल कुछ भी हो, तो वो आतंकवाद की डेफिनेशन में तो आ जाता है। लेकिन इसमें लोगों को डराने का प्रयोग नहीं होता है, मतलब लोगों को डराना इनकी वो नहीं होती है, इनकी अप्रोच लोगों को डराना नहीं होती है, बस गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना होती है। तो इसी को क्या कहते हैं? क्वासाई टेररिज्म कहते हैं। फिर आ जाएगा दोस्तों फोर्थ, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मीन्स यदि सरकार द्वारा ही अपने हितों को साधने के लिए यदि आतंकवाद को फैलाया जाए, हिंसा को फैलाया जाए, तो उसी को आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे आज की डेट में अफगानिस्तान में लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, लोगों की आज़ादी छीन ली है, उनके राइट से छीन लिए हैं और अधिकार उनके छीन लिए हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है और पुलिस को जो है एक आतंकवाद की तरह पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है अफगानिस्तान में। तो यही है दोस्तों स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है। जब यानी कि अगर आप इसका एक एग्जांपल फांसीवाद में हिटलर को भी आप देख सकते हैं। जो हिटलर था दोस्तों, हिटलर क्या था? हिटलर वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, जर्मनी स्टेट का हेड हुआ करता था और उसने अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए क्या करी? हिंसा फैलाई, ठीक है। आप देख लेंगे जर्मनी हिटलर का, तो कितनी हिंसा उसने फैलाई थी अपने देश में।
तो वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पार्ट है। बहुत सारे कंट्रीज में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं दोस्तों स्टेप्स टेकन, यानी कि अब आतंकवाद तो फैला हुआ है, तो अब इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो पहले हम इंटरनेशनल स्टेप्स देखते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में कि इंडिया के क्या क्या स्टेप्स हैं। लेकिन इंडिया भी तो आप देखोगे ग्लोबल फेडरेशन जो हमारे हैं, ठीक है, ग्लोबल फेडरेशन है हमारे, यूएन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है हमारा, तो इसका हिस्सा है इंडिया भी, जरूर है। तो यदि ये यूएन से कोई फैसला निकलता है तो वो इंडिया को भी मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं जो यूएन एक प्रोटोकॉल जारी करता है वो इंडिया के लिए भी होता है। जैसे कि आपने देखा कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में गाइडलाइन किसने जारी की थी, डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन जारी की थी। अब डब्ल्यूएचओ ने जो गाइडलाइन जारी की थी, क्या इंडिया ने उसे माना था या नहीं माना था, माना था। तो आप देखोगे कि जो डब्ल्यूएचओ के डिसीजन थे वो इंडिया पर भी लागू होते थे। तो इसी तरीके से यदि ग्लोबल फेडरेशन में कोई डिसीजन लिया गया होगा तो वो इंडिया ने भी फॉलो किया होगा। ठीक है, तो इसी स्टेज को देखते हुए हम देख लेते हैं कि ऐसे क्या क्या इंटरनेशनली क्या क्या डिसीजंस लिए गए जो आतंकवाद को रोकने का प्रयास करते हैं। तो 27 जनवरी 1977 को पहला यूरोपियन यूनियन द्वारा एक कन्वेंशन हुआ फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म को सप्रेस करने के लिए यूरोपियन कन्वेंशन हुआ। फिर मई 2005 को आप देखोगे, इसको आप ज्यों का त्यों अगर याद होते हैं तो याद करने का प्रयास करना। ठीक है, नोट्स से आप देख सकते हैं, इसको याद करने का कोशिश करना। 21 जनवरी 1977 यूरोपियन कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। मई 2005 यूरोपियन कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, उसके बाद 15 दिसंबर 1997 को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ। ठीक है, अब इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो इंडिया भी इसका पार्ट होगा, जरूर होगा, फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग। तो आप देखेंगे कि जो टेररिस्ट थे वो भी अपने को मजबूत करते गए थे समय के साथ साथ। तो 1997 के आते आते ये जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, बम का इस्तेमाल करने लग गए थे। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो ये कन्वेंशन बुलाई थी, जिसमें कि आप जो टेररिस्ट हैं बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको किस तरीके से रोका जाए, इसको रिलेटेड ये कन्वेंशन थी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों थोड़े बहुत और कन्वेंशन। 9 दिसंबर 1999 को इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो 9 दिसंबर 1999 को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई बाई, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई हैं ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही कंडक्ट कराई गई हैं। तो इसमें क्या किया था, जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है उस पर कार्रवाई करने की, या उसको अंत करने की उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, उसकी बात की थी 9 दिसंबर 1999 में। फिर 13 अप्रैल 2005 को, ठीक है, 13 अप्रैल 2005 को फिर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही इंटरनेशनल कन्वेंशन कराया गया फॉर सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो आप देखेंगे जो टेररिस्ट थे उनके पास धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स आना शुरू हो गए थे। तो किस तरीके से इन न्यूक्लियर वेपन्स धारी किए हुए टेररिस्ट को सप्रेस किया जा सके, इनको रोका जा सके, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिर से एक कन्वेंशन बुलाई। कब बुलाई वो, 13 अप्रैल 2005 को। फिर 14 जुलाई 1999 को अफ्रीकन यूनियन माने जो अफ्रीका के देश हैं हमारे, उन्होंने भी एक यूनियन बनाया हुआ है। तो अफ्रीकन यूनियन ने भी एक कन्वेंशन बुलाया फॉर प्रिवेंशन एंड कॉम्बेटिंग ऑफ टेररिज्म, कि आखिर कैसे इन टेररिज्म से लड़ा जा सके और इनको हराया जा सके। ठीक है, तो ये सारे कन्वेंशंस थे, आप ज्यों का त्यों इनको याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं। अब इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इंडिया ने सब जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए, इंडिया उसका पार्ट था, और जो भी प्रोटोकॉल्स वहाँ से जारी हुए उनको तो इंडिया ने फॉलो किया। ये चीज़ आप पहले स्टेप में आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिया का आप स्टैंड देखोगे, क्योंकि इंडिया हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान से परेशान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से भारत में आतंकवाद फैलाने का प्रयास हमेशा किया है। चाहे टेररिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट, जो अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन बुलाया गया कि कैसे इनका जो फाइनेंस सपोर्ट इनको मिल रहा है आतंकवादियों को, उसको कैसे रोका जा सके। तो कैसी कंट्रीज उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज सपोर्ट देती हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, उनको पैसा तक देती हैं आतंकवादियों को। कई बार ये देखने को मिला है। तो इंडिया तो बहुत परेशान था। तो इंडिया का रुख क्या था कि जीरो टॉलरेंस। हमेशा से इंडिया का स्टैंड रहता था यूएन में कि आतंकवाद है, लेकिन यूएसए ने कभी स्टैंड लिया नहीं, क्योंकि वो परेशान नहीं था। लेकिन उसने कब लिया, 9/11 का जो हमला हुआ उसके बाद एक
चक्षु उसके खुले यूएसए के। लेकिन इंडिया तो पहले से परेशान था, तो इंडिया की पॉलिसी हमेशा कैसी रही, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिया की पॉलिसी पहले से थी। और इसके लिए एक यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 में इंडिया ने क्या किया, इसको ये कानून पास किया। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए एक्ट। कब जारी किया इंडिया ने, 1967 में, याद रख लेना। अब ये क्या था जो ये एक्ट लाया गया, ये था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। आप देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी आपको मिली है आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 में कुछ ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया उस टाइम पे, और तो इसमें यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है या आपको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, जो भी बात यदि कोई व्यक्ति द्वारा की जाती है और वो देश के अहित के लिए होती है, ठीक है, तो उसको एक सेडिशन एक्ट है हमारा, सेडिशन, देशद्रोह में उसको गिना जाएगा यदि देश के विरुद्ध कोई बात करता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे कि देश के जो पीस है, हमारा देश की शांति भंग होती है, ठीक है, या देश में जो है वायलेंस की स्थिति आती है, तो उसको आप सेडिशन में हम डाल देते हैं, यानी कि वो देशद्रोह में काउंट होता है। तो इस चीज में जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बाय दिस यूएपीए एक्ट ऑफ 1967। इसके बाद जो एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएशंस की भी चेकिंग होने लगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस थे जिनको इलीगल करार दे दिया गया उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए। ठीक है, कुछ एसोसिएशंस ऐसे बने हुए थे जो कि हिंसा फैलाने का कार्य करते थे। ठीक है, तो ऐसे एसोसिएशंस को टर्मिनेट करने की पावर भी जो है वो गवर्नमेंट के पास आ गई थी। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यदि कोई एसोसिएशन अगर दिखता है जो कि अनलॉफुल काम करता है, इलीगल काम करता है, हिंसा फैलाने का काम करता है, ठीक है, किसी और आतंकवाद फैलाने का काम करता है, तो गवर्नमेंट उस एसोसिएशन को एट द मोमेंट क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, और जो भी एसेट्स उस एसोसिएशन के पास होंगे उसको सीज कर सकती है। ये इसके ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि यूएपीए द्वारा ऐड किए गए 1967 में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बात कर लेते हैं दोस्तों 2008 में। इसीलिए जो है एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसीलिए जो भी एसोसिएशंस बनते हैं, ठीक है, यानी एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन यदि बनता है तो उसको खुद को रजिस्टर करवाना होता है विद द गवर्नमेंट के साथ उसको खुद को रजिस्टर कराना होता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है 2008 में दोस्तों, मुंबई हमले के बाद। ठीक है, जब मुंबई अटैक हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, जो आतंकवादी हैं या ऐसे जिन पे आतंकवादी होने का शक जाहिर होता है, ठीक है, तो उनकी सजा को बढ़ा दिया गया, जो भी संदिग्ध पाया जाता है ऐसी गतिविधियों में। ठीक है, क्योंकि आतंकवाद अगर यदि इंडिया में आतंकवाद फैल रहा है और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो आतंकवाद पाकिस्तान ने यदि फैलाया भी है, स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान ने भी किया है, तो इंडिया में यदि वो चीज़ आ रही है तो कोई ना कोई इंडिया के जो इंटीरियर लोग हैं, हमारे अंदर के जो लोग हैं, वो भी इसका मतलब इससे ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके भी तार इन आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे सपोर्ट करते हुए पाए जाते हैं तो वो देशद्रोही हैं। ठीक है, तो उनकी जो सजा है उसको बढ़ाया गया और इसमें जो इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया। यदि कोई संदिग्ध ऐसा पाया जाता है जिसको कि शक हो कि इसने आतंकवादियों की सहायता की है या इनका आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है, तो उसकी क्या है, समय को, उसकी सजा के टाइम को बढ़ा दिया गया और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कोई भी बेल इसमें नहीं मिलती है। 2008 में मुंबई हमले के बाद ये चीज अप्लाई करी गई। फिर आ जाता है दोस्तों 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया, यानी एक बदलाव किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, यानी कि भारत से बाहर भी रहता है, लेकिन
स्पीच के माध्यम से या किसी एक्शन के माध्यम से वो इंडिया की सोवर्निटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी को हर्ट करने का प्रयास करे तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत सजा का पात्र होगा। ठीक है, जैसे आपका जाकिर नायक आपने देखा होगा उसका एग्जाम्पल, तो वो क्या करता था, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक प्रकार से अहिंसा को फैलाने का काम करता था, तो उसको भी क्या दोषी करार दिया गया। ठीक है, इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं उसके लिए भी, उसके अगेंस्ट भी स्टैंड लिया गया कि उसको सजा होनी चाहिए करके। तो वो इसी के चलते था कि वो रहता तो इंडिया के बाहर था, लेकिन इंडिया की सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हर्ट करने का प्रयास करता था, तो उसे भी इसी लॉ के अंतर्गत क्या सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये था इंडिया का स्टैंड कि किस तरीके से आतंकवाद को रोका जा सके। तो दोस्तों मुझे पता है कि टाइम लग गया इसको पूरा आपको आंसर बताने में, डिस्कशन करने में, बेसिकली एक्सप्लेन करना इसको जरूरी था दोस्तों। आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन जो एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है, एक्सप्लेनेशन से ये चीज़ हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाती है। हमें वहाँ पर, क्योंकि आपको क्या करना है वहाँ पर एक्सप्रेस करना है, ओरली तो आपको बताना नहीं है, आपको लिखित रूप से देना है। तो उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं आनी पड़े कि आपको दिमाग में जोर लगा के सोचना पड़ रहा है और 5-10 मिनट आपके सोचने में निकल जा रहे हैं। नहीं, उस समय आपका एकदम कंसेप्ट, पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट, आपने अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना है तो आप तुरंत लिख सकते हैं उसको, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूरोपियन यूनियन। तो अभी हमने देखा कि ईयू के कन्वेंशंस, तो ईयू क्या है दोस्तों, ये है यूरोपियन यूनियन। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप का यूनियन मतलब एकजुट होना, एकजुट होने को यूनियन कहते हैं। यानी कि यूरोप के जो देश हैं वो एकजुट होते हैं, तो उसी को यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन का माने है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक महाद्वीप है हमारा, उसके जो 27 देश हैं, उसमें 27 देश मिलके उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, कब ग्रुप ये बनाया, 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर 1993 को यूरोप के 27 देश एकजुट हो गए, एक एसोसिएशन का निर्माण करते हैं, एक यूनियन का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। और 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ था बाई मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी, नीदरलैंड में ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी। तो ये है यूरोपियन यूनियन के बनने का पूरा का पूरा इतिहास, कि 27 देश 1 नवंबर 1993 को साथ में आए, मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत नीदरलैंड में, और यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ। अब कारण क्या था दोस्तों यूरोपियन यूनियन को बनाने का, ये समझते हैं दोस्तों। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि पूरे यूरोप में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। एक बार मैं आपको अच्छे से इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर यूरोपियन यूनियन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर हम जो कह रहे हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटीग्रिटी करने की ज़रूरत इन्हें पड़ी, एकजुट होने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने तो यहाँ कोई एशियन यूनियन नहीं बनाया है, तो वहाँ यूरोपियन यूनियन क्यों बनाया यूरोप के देशों ने। तो उसके पीछे का जो इतिहास है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1-2, यानी कि आप देखोगे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी आप देखोगे, तो 19वीं शताब्दी से ही आप देखोगे कि यूरोप के जो देश थे वो काफ़ी एडवांस चल रहे थे। ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, पोर्तुगीज हो गए, इन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था, पूरे विश्व में अपना इन्होंने कंट्रोल फैला रखा था। ठीक है, तो फिर अब कंट्रोल फैलाया हुआ था, सारे के सारे यूरोप के देश इतने पावरफुल थे, इतने क्षमतावान थे, व्यापार में इतने आगे थे। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे चलते चलते 20th सेंचुरी के मिड में आते आते इनका सर्वनाश हो गया। और इनके सर्वनाश का मुख्य कारण क्या था, लड़ाई, युद्ध। ठीक है, जो ये युद्ध करना चाहते थे, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। फ्रांस का कंपटीशन हमेशा इंग्लैंड से रहा, पोर्तुगीज से इनका कंपटीशन रहा, तो आपस में ही इन्होंने क्या करा, लड़ना शुरू कर दिया। और यही लड़ाई, इन्हीं लड़ाइयों को हमने विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय का, अगर आप देखोगे विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय को,
तो जो सबसे एक्टिव कंट्री आपको दिखाई देंगे वो यूरोपियन कंट्री ही हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हंगरी हो, यही सारे यूरोप के देश ही आपको विश्व युद्ध में संलग्न मिलेंगे। एशिया का देश खास कोई था नहीं एक जापान के अलावा। ठीक है, तो यही कारण था। अब विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय तो खत्म हो गया 1945 के आते आते, लेकिन 1945 के बाद ये लोग ये समझ चुके थे कि युद्ध का परिणाम क्या है, बर्बादी। आप देखेंगे जो, अगर आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल लें, ब्रिटेन जिसका कि कभी सूर्यास्त तो होता ही नहीं था, यानी कि उसका एम्पायर इतना फैला हुआ था, और 1945 यानी कि विश्व युद्ध द्वितीय के खत्म होते होते ब्रिटेन पूरा कॉलेप्स कर गया। इतनी बड़ी विश्व शक्ति कॉलेप्स कर गई, और कारण क्या था, सिर्फ और सिर्फ युद्ध था। तो युद्ध का परिणाम हमेशा विनाश ही रहा है। ठीक है, युद्ध से विकास नहीं बल्कि युद्ध से विनाश होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के जो देश थे एक टाइम पे जो बहुत अमीर हुआ करते थे, वो विश्व युद्ध 1 और 2 के बाद एकदम खत्म हो गए, और कारण था आपस में ही लड़ाई। तो अब 1945 के बाद यूरोप को यही था कि किस तरीके से हम एकजुट हों, ताकि जो ये विश्व युद्ध 1 और 2 के परिणाम हैं वो हमें आगे देखने को ना मिले। ठीक है, तो इसको बचने के लिए, यानी आगे युद्ध से बचने के लिए, यूरोप के कुछ देशों ने, यानी कि इनिशियली 6 देशों ने ये फैसला लिया कि अब ये समय है युद्ध और जो भी ये कटुता है इसको छोड़कर, इसको भुलाकर एकजुट होने की। तो कहीं ना कहीं 1945 से ही इन्होंने क्या किए, प्रयास किए एकजुट होने के, यूरोप के देशों ने। और धीरे धीरे चलती गई, कुछ संधियां होते गई, और फाइनली 1 नवंबर 1993 के आते आते 27 देश एक साथ जुड़ गए। ठीक है, और पॉलिटिकली एक साथ जुड़े, इकोनॉमिकली एक साथ जुड़े। ठीक है, ताकि इकोनॉमिकली यूरोप डेवलप हो पाए। जो भी इन्होंने क्षति देखी है युद्ध से, उसको क्या करा जाए, ओवरकम किया जा सके। ठीक है, यानी उसको हील किया जा सके, इसके लिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया था। तो मैंने पूरा इसकी इतिहास आपको बता दिया है। अब थोड़ा बहुत फैक्ट आप याद कर लेना यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब यूरोपियन यूनियन, सारे यूरोप के देश 27 के 27 देश एक साथ जुड़ गए, तो इनकी एक पार्लियामेंट बनी। ठीक है, पार्लियामेंट बनी, या इनका जो हेडक्वार्टर बना वो कहाँ बना है दोस्तों, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। ठीक है, अब पार्लियामेंट में जैसे आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में क्या है, पूरे विश्व के देश जुड़े हुए हैं, और इसकी पार्लियामेंट का क्या नाम है, यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल है। तो उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की भी एक खुद की पार्लियामेंट है, या हेडक्वार्टर है खुद का, वो कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और जैसे हमारा एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि लोन प्रोवाइड करता है एशिया के देशों को, सिमिलरली जो यूरोप के देश हैं उन्होंने भी एकजुट होके, क्योंकि हमने अभी बोला कि इकोनॉमिकली भी क्या हुए, ये देखो यहाँ पर क्या कहा है, इकोनॉमिकली भी इंटीग्रेट हुए, यानी कि एक दूसरे को आर्थिक सहायता देने के लिए भी तैयार रहे। तो अब आर्थिक सहायता देनी है तो किसका निर्माण करना पड़ेगा, बैंक का, और सेंट्रल बैंक का इन्होंने निर्माण किया। और जो ये यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक है वो कहाँ पर स्थित है, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट कहाँ है जगह, जर्मनी में है। ठीक है, फिर आ जाता है, इन्होंने सेक्रेटरीट की भी यहाँ पर स्थापना की हुई है, यूरोपियन यूनियन सेक्रेटरीट जिसको कहा जाता है, और ये कहाँ है, लग्जमबर्ग में है। अब लग्जमबर्ग कोई शहर नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, और यहीं जो यूरोपियन यूनियन है उसका सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट है, कहाँ है, लग्जमबर्ग में। अब देख लेंगे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे यूनाइटेड नेशन में भी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिमिलरली यूरोपियन यूनियन की भी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और 24 लैंग्वेज जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अब यानी आप देखोगे 27 देश यूरोप के जुड़े हुए हैं, और हर देश की लगभग अलग अलग बोली भाषा होती है। तो उसी तरीके से जो 24 लैंग्वेज हैं वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। अब देख लेते हैं जो यूरोपियन यूनियन है, अब इतने सारे 27 देश जुड़े हैं तो इनका कोई ना कोई अध्यक्ष देश होगा। तो वो अध्यक्ष देश कौन सा है दोस्तों, वो है फ्रांस। तो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता कौन करता है, फ्रांस करता है। अब थोड़े बहुत फैक्ट और देख लो आप, ऐसे कौन सा देश था जिसने लास्ट में ईयू को ज्वाइन किया, यानी कि शुरू में तो 26 देश थे, बाद में एक देश इससे जुड़ा लास्ट में, कब जुड़ा, 2013 में। कौन सा देश जुड़ा, उसका नाम है क्रोशिया। ठीक है, तो क्रोशिया जो है वो जुड़ा, कब जुड़ा, 1 जुलाई 2013 में यूरोपियन यूनियन से क्रोशिया जुड़ा। अब एक ऐसा भी देश है दोस्तों जो हाल ही में यूरोपियन यूनियन से कट आउट हो गया, उसने यूरोपियन यूनियन से आउट होने का फैसला लिया। तो उस देश का नाम क्या है दोस्तों,
ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 को ये फैसला लिया कि वो यूरोपियन यूनियन से आउट होगा। अब इसके पीछे का मूल कारण ये था कि ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम का मानना ये था कि ईयू से जुड़ के यानी कि यूरोपियन यूनियन के कारण उसके जो फॉरेन अफेयर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उसमें जो है उसकी जो सोवरनिटी है वो हर्ट हो जाती है और वो अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो इसी के चलते 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का फैसला लिया गया। अब ईयू की करेंसी भी है दोस्तों, जो कि यूरोपियन देशों में चलती है। आपको पता होगा यूरो, आपने सुना होगा। और जो ये यूरो है ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी तो है ही। इस मतलब कि जैसे आप देखेंगे अमेरिकन डॉलर में पूरे विश्व में ट्रेड होता है, सिमिलरली आपको यदि यूरोप के देशों में आपस में ट्रेड करना है तो वो यूरो के तहत भी हो जाता है। और ये यूरो जो है 12 कंट्री जो कि यूरोप के 12 देश हैं उनकी करेंसी भी है, ऑफिशियल करेंसी भी यूरो है 12 देशों की, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो ये यूरोपियन यूनियन जो संस्था है इसको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। किसके लिए? शांति के लिए, ठीक है। नोबेल प्राइज 4-5 सेक्टर में मिलता है, तो ये शांति के लिए यूरोपियन यूनियन को 2012 में क्या करा था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और यूरोपियन यूनियन से अब जो जो देश जुड़े हैं, अभी देखा हमने कि कितने देश जुड़े हुए थे, 27 जुड़े हुए थे। और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक जुड़ाव इनमें देखने को मिला था। तो अब देखो यूरोपियन यूनियन से जितने भी देश जुड़े हुए हैं उनके मध्य क्या होता है, फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। यानी कि कोई आइटम आयात और निर्यात जो है वो मुफ्त होता है, एकदम मुफ्त बाजार बना हुआ है पूरा यूरोप इन 27 देशों के लिए। अब ये गुड्स तो होता ही होता है, यानी कि जो माल है वो तो आयात और निर्यात होता ही होता है, साथ ही लोग जॉब करने भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं नो बाउंड्री विद इन बाउंड्री, यानी कि बाउंड्रीज के होते हुए भी बाउंड्रीज नहीं है। इस तरीके की एक एकजुटता यूरोप के देशों में आई हुई है। यानी कि आप देखोगे कि जर्मनी के लोग क्या है, फ्रांस में जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके काम करने के लिए। तो इस तरीके का एक जुड़ाव यूरोपियन यूनियन के होने से इन कंट्रीज़ के मध्य हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। फिर आ जाते हैं और वीज़ा फ्री मूवमेंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि काम करने जाते हैं तो यहाँ वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। जैसे इंडिया और नेपाल है, आप देखेंगे इंडिया और नेपाल इस तरीके के संबंध हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको सिर्फ एक आईडी प्रूफ चेक कराना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, वीज़ा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्यों है? क्योंकि अच्छे संबंध हैं। उसी तरीके से यूरोप के सारे देशों के बीच, इन 27 देशों के बीच ऐसे संबंध है कि यहाँ पर आपको वीज़ा फ्री मूवमेंट है, वीज़ा आपको नहीं लगता है, ठीक है। और इनका काम क्या है कि और ये कॉपरेशन भी करते हैं, एक कॉपरेट करते हैं किस चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, जुडिशियरी के लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है, बैंकिंग के लिए, ट्रेड के लिए एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे किसी देश को आवश्यकता हो तो दूसरा देश या यूरोपियन यूनियन साथ मिलके जो है उसकी हेल्प करता है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे जुडिशियरी के सेक्टर में हो, चाहे टूरिज्म के सेक्टर में हो, बैंकिंग के सेक्टर में हो, ट्रेड के सेक्टर में हो, ठीक है। तो ये था यूरोपियन यूनियन का। और हमने लास्ट ये डिस्कस कर लिया कि स्थापना का कारण वर्ल्ड वॉर 2 के इम्पैक्ट के बाद इनका क्या था, स्टेबिलिटी को कम हो गई थी जो यूरोपियन यूनियन की, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया था। तो ये कर दिया हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस दोस्तों। मुझे पता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया होगा, मैं आप हाँ देख लो यहाँ पर दिख गया 38 मिनट के आसपास इन 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने में लग गया है। मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ चैनलों में आपको दिख जाएगा कि लगभग 38 मिनट या 40 मिनट इस टाइम के अंतर्गत आपको 8 या 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करा लेते हैं। लेकिन मेरा एम है यार कि आपको सिर्फ वो डिस्कस नहीं कराना, वो आपके दिमाग तक उतारना। इसी के लिए मैंने 2 क्वेश्चन को समझाने के लिए 38 मिनट का समय लगा दिया। और इस तरीके के नोट्स आपको बनाए हुए हैं एकदम, आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाले हैं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि 25 क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, स्पष्ट बात है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इतना समय नहीं हो पाएगा कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे इतना टाइम दिया जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि जो ये PDF है ये आपके पास पहुंच जाए तो आपको ये 25 क्वेश्चंस के लिए PDF को बाई करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहें तो आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आप कहीं तैयारी आपकी हो रही है या आप खुद से नोट्स वगैरह बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़रूरत नहीं है तो ठीक है। लेकिन यदि किसी को ज़रूरत है, कोई चाहता है कि उसकी फटाफट हेल्प हो जाए
कम समय में, तो ₹99 आप पे कर सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लगभग आप मान के चलिए कि यार आपके 5 क्वेश्चन तो करने हैं ना, इतना तो गारंटेड आपके ये क्वेश्चन इनमें से फंस ही जाएंगे, क्योंकि आप हर साल का पेपर देख लीजिए कि PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आगे बनते हैं इग्नू में। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर अच्छा लगा हो आपको डिस्कशन, अगर आपको समझ में आई हैं चीज़ें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और एक काम और कर लेना कि इसको शेयर करना किसके साथ, अपने मित्र के साथ, फालतू लोगों के साथ तो शेयर करना ही नहीं है। जो इग्नू में पढ़ता है या जिसको आवश्यकता है इसकी, उसके साथ इसको शेयर कर देना। और आप चाहें तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से ही नेट वगैरह की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जल्द ही हम कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड भी लाएंगे, तो आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आगे मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं समाप्त। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।